नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग बात कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होती है। इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया सा टॉपिक, जो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, यानी आज हम इन पर आसान भाषाओं में चर्चा करेंगे। जो कंफ्यूजिंग वाला विषय रहता है, आज इसको हम समाधानित करते हैं। याद रखिएगा मित्रों, जितने भी शब्द लिखे जाएंगे वो अपने आप में एक पेपर में प्रश्न बना हुआ है। तो बात करते हैं, हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। राष्ट्रीय आय है क्या? तो सीधा आपसे एक प्रश्न बनता है, यह राष्ट्रीय आय का क्या आशय है, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यदि राष्ट्रीय आय की बात करें, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष मतलब कितने वर्ष का? एक वर्ष होगा। वित्तीय वर्ष कितना होगा? एक वर्ष के दौरान, या मैं बोल दूं वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी वित्तीय वर्ष, एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य ही क्या है? मौद्रिक मूल्य ही क्या? अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या है? राष्ट्रीय आय है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है, तो मित्रों 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होता है हमारे देश में। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के मध्य क्या मनाया जाता है मित्रों? वित्तीय वर्ष मनाया जाता है। यानी जो वस्तुएं उत्पादित है, उत्पादन मतलब जहां से शुरू हुई है वस्तु और जहां पर खत्म हुई है, यानी जैसे मान के चलो किसी ने आलू उगाए, तो ये क्या है? वस्तु का पहला है, प्रारंभिक मूल्य है। और अंतिम जो है उससे सेवा क्या मिलने वाली है? चिप्स मिलने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग होके आने वाली है। उन सभी का अंतिम मूल्य ही क्या है? मौद्रिक मूल्य है। ये सब क्या कहलाता है? आपका राष्ट्रीय आय कहलाता। और यदि राष्ट्रीय आय की बात करें, इसमें राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं गिना जाता। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य शामिल नहीं करते। जो मध्यवर्ती मूल्य होते हैं, जो मध्य में शामिल होंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य शामिल नहीं होते मित्रों। ये बात याद रखना, ये बात आपको याद रखना। यानी जो आपके प्रारंभिक है, यानी प्राइमरी सेक्टर है, और जो अंतिम सेक्टर है, इन दोनों के तो मूल्य आपके मौद्रिक मूल्य में काउंट होंगे। जो आपका द्वितीय क्षेत्र है, उसका मौद्रिक मूल्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय तो हमने बता दिया ये क्या है। तो राष्ट्रीय आय ये है, जैसे आपका इंडिया है, और इंडिया में यदि याद रखिएगा, जो इंडिया की सीमा है, यानी ये क्या है? इंडिया में, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी इसमें क्या है? इसमें आपके नागरिक देशी भी है, घरेलू सीमा भी है। घरेलू सीमा, घरेलू सीमा यानी इसमें क्या है? देशी, देश के नागरिक भी रहते हैं, देश के नागरिक, और इसमें क्या रहते हैं? विदेशी नागरिक। और यदि विदेशों में, यानी घरेलू सीमा और विदेशों में, विदेशों में देश के नागरिकों द्वारा प्राप्त आय, यानी जो भी क्या करेंगे, जो भी आय प्राप्त करेंगे, या जो भारत के लोग कहाँ विदेशों में रह रहे हैं, और जो भारत के अंदर विदेशी रह रहे हैं, और भारत में जो देशी हैं, उन सभी की आय ही क्या करते हैं? हम राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट करते हैं।
यानी ये क्या है, घरेलू सीमा में मान के चलो आपकी देश में टाटा कंपनी लगी हुई है, टाटा कंपनी आपका क्या कर रही है, 100 करोड़ रुपए का क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, 100 करोड़ कमाती है। और इसी में आपकी सैमसंग जो कंपनी है वो 150 रुपए 50 या समझ लीजिएगा 50 करोड़ रुपए कमाती है। तो याद रखिएगा, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और जो विदेशों से आय का अर्जन हो रहा है, मान के चलो ये 20 रुपए कमा रहे हैं, तो इन सबको जोड़ के हम क्या कर देंगे, यानी जो हमारे देश में मिल रहा है, जो देश के नागरिकों के द्वारा मिल रहा है वो तो ठीक है, और विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनके द्वारा जो आय प्राप्त है वो सभी क्या है, ये नेशनल इनकम कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी, यानी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। मित्रों ये बात आपको याद रखनी। दूसरी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक राष्ट्रीय आय, सर्वाधिक राष्ट्रीय आय किस राज्य की है, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय आय आप बताइएगा तेलंगाना की है। ये मित्रों आपसे बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे कम राष्ट्रीय आय किस राज्य की है, सबसे कम राष्ट्रीय आय, ये मित्रों आपको भी बताना है। तो सबसे कम राष्ट्रीय आय बिहार की है, यानी जो सबसे कम राष्ट्रीय आय है वो सबसे कम कहाँ की है, तो बिहार की है। पहला तो मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। और आपको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, तो किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा प्राप्त होती है तो तृतीयक क्षेत्र से। तृतीयक क्षेत्र बोलने से आपका क्या है, सेवाओं से भारत की सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, नेशनल इनकम आपकी तृतीयक क्षेत्र से होती है। या जो आपका बाद में जीडीपी भी होगा, सबसे ज्यादा जीडीपी तय आपका क्या करेगा, सेवाओं से होगा। याद रखिएगा, आपकी नेशनल इनकम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और क्या प्रश्न बन सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, तो बाजार की कीमतों पर, बाजार की कीमतों पर, बाजार की कीमतों पर क्या की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और राष्ट्रीय आय की गणना दो तरीके से करते हैं, यानी चालू कीमतों पर और दूसरे तरीके से जो गणना करते हैं वो स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर। यानी दो तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, एक तो चालू कीमतों पर और एक स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ये राष्ट्रीय आय की गणना करने का तरीका है। याद रखिएगा मित्रों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि, यानी जो विधि है, जो मेथड है, तो याद रखिए दो तरीके से, दो प्रकार से आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हो। तो इसका जो मेथड है वो याद रखिएगा, तीन तरीके से आप राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हो, आय विधि, उत्पाद विधि और मित्रों आपका एक होता है व्यय विधि। व्यय विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन, इन तीन मेथड से हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं। दो प्रकार हैं जो आप बाजार की कीमतों पे इसको गणना करने के लिए देखते हैं, और विधियां हैं आपकी तीन। मित्रों आपको याद रखना है राष्ट्रीय आय के संबंध में, तो ये है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय से और क्या प्रश्न बन सकते हैं मित्रों, तो आप लोग को देखना है जो हमारा राष्ट्रीय आय है, इस एक फॉर्मूला आपको याद रखना कि राष्ट्रीय आय बराबर भी आपका एक फॉर्मूला है, यानी राष्ट्रीय आय कैसे निकाल सकते हैं, तो राष्ट्रीय आय बराबर यानी नेशनल इनकम इक्वल टू क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय गुणे क्या होती है, कुल जनसंख्या। यानी क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या होता है, राष्ट्रीय आय बराबर प्रति व्यक्ति आय गुणे क्या होती है, जनसंख्या, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू क्या होगा आपका, कुल जनसंख्या। देश की जनसंख्या कितनी है, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय
कैसे निकाल सकते हैं। याद रखिए आय के संबंध में गणना, यानी राष्ट्रीय आय का एक फॉर्मूला और मिलेगा मित्रों आपको। राष्ट्रीय आय यानी जो नेशनल इनकम दो होती है वो दो तरीके से निकाल सकते हो, यानी एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट में से, यानी क्या कर दो आप, प्रत्यक्ष कर घटा दो, जो भी टैक्स है वो क्या कर दो इसमें से घटा दो, तो भी क्या निकाला जा सकता है, राष्ट्रीय आय को निकाला जा सकता है मित्रों। ये बात थोड़ा याद रखना है, ये राष्ट्रीय आय याद रखिएगा, ये क्या, ये हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है। और एक थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, इसमें तेलंगाना नहीं है, इसमें क्या है आपका गोवा है। सबसे ज्यादा जो नेशनल इनकम है वो क्या है आपके गोवा के राज्य से है। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय कैसे निकाल सकते हो, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया, राष्ट्रीय आय की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने की, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया, तो साइमन कुजनेट्स ने। किसने दिया, साइमन कुजनेट्स ने दिया। यानी सर्वप्रथम यदि कोई पूछ ले आपसे कि राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया या सर्वप्रथम किसने पेश की, तो याद रखिएगा साइमन कुजनेट्स ने किया। और यदि गणना की विधि बताए तो पूछ सकते हो आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, और किन आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हो, तो बाजार की कीमतों पर। दो तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर हम राष्ट्र की आय की गणना करते हैं, याद रखिएगा। और क्या प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का। यदि राष्ट्रीय आय की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, क्योंकि इधर से भी पेपर पूछा जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई, तो 1867 और 68 के दौर में किया गया। 1867 और 68 के बीच में किसने किया, ये सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 के मध्य किया था। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, तो 20 रुपया बताया था मित्रों। प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितना बताया था, प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, तो 20 रुपए बताया था। यानी आपसे पूछ लिया जाए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। और यदि आपसे और पूछ ले कि 1901 में भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, 1901 में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करते हैं, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। और 1937 के आसपास आपके BK RB राव के द्वारा भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है मित्रों। और भारत में पहली बार वैज्ञानिक आधार पर जो हमारी गणना करते हैं वो करते हैं BK RB राव। और जब भारत में ये जो गणना करते हैं तो सबसे सफल गणना यही मानी जाती है, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 60 रुपए बताई थी, याद रखिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना होती है, और कौन करती है, राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा। जब राष्ट्रीय आय समिति गणना करेगी तो 1951 में एक संगठन का निर्माण होगा, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हम बनाएंगे, तो वो क्या करेगा, हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना करेगा। आगे पहले इनसे भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं दादा भाई नौरोजी से, तो पहला तो इन्हीं से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। और जब इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की तो इन्होंने एक बुक लिखी, अनब्रिटिशर्स रूल ऑफ इंडिया, यानी याद रखिएगा इनका एक बुक है अनब्रिटिशर्स रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए यानी इसका पूरा नाम होता है क्या, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशर्स रूल ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। और इसी में इन्होंने क्या कर दिया, वर्णित कर दिया इस भारत की और राष्ट्रीय आय की गणना का। और एक बुक और इनकी है पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया,
ये इनकी एक दूसरी बुक है, पॉवर्टी इन इंडिया। इनकी है दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनवेस्टेड रूल ऑफ इंडिया। दूसरी बुक का नाम है इनका पॉवर्टी इन इंडिया। ये भी किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई के संबंध में और क्या प्रश्न बन सकते हैं? इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है मित्रों। ये बात आपको याद रखना है, ये कई बार प्रश्न आया है। वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी इंग्लिश में यदि बोले तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता। इन्हें क्या कहा जाता? भारत के अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता? भारत के अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता। और यदि आपसे पूछ लिया जाए और इन्हें क्या संज्ञा दी जाती, तो भारत के महापुरुष की संज्ञा दी जाती। भारत के महापुरुष की संज्ञा इन्हें दी जाती है। और क्या प्रश्न बन सकता है मित्रों? दादा भाई नौरोजी से जितने भी प्रश्न लिख रहा हूं सब पेपर में आए हुए हैं दादा भाई नौरोजी के संबंध में। महापुरुष हो गए, वयोवृद्ध पुरुष हो गया, इन्हें और क्या कहा जाता है? भारत की आशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? भारत की आशा भी इन्हें संज्ञा दी जाती है। कितने नाम हो गए? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष और भारत के महापुरुष, भारत की आशा। ये किससे बोला जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि दादा भाई नौरोजी किस समुदाय के थे, तो ये पारसी समुदाय से संबंध रखते थे। ये किस समुदाय से थे? तो पारसी समुदाय से। और यदि बात किया जाए दादा भाई नौरोजी की, तो इन्होंने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की तो गणना की थी। भारत में सर्वप्रथम गरीबी की गणना किसने की? भारत में सर्वप्रथम गरीबी का आकलन किसने किया? इन्होंने ही किया। किन्होंने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और इनके बारे में और क्या वो पूछा जा सकता है? ये ब्रिटिश असेंबली में, यानी क्या थे? पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। ब्रिटिश असेंबली में शामिल होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे। ये 1892 से लेके 1855 के मध्य ब्रिटिश में क्या रहे थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या रहे थे? ये हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य रहे थे। याद रखिएगा मित्रों। और प्रश्न क्या बन सकते हैं दादा भाई नौरोजी? क्योंकि आज के पेपर में अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए धन निर्गम का सिद्धांत किसने दिया, धन निर्गम का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रेन थ्योरी किसने दिया, ड्रेन थ्योरी किसने दिया, ड्रेन थ्योरी किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया? धन निर्गम का सिद्धांत। ड्रेन थ्योरी भी दिया, पारसी समुदाय के थे। भारत में सर्वप्रथम सॉरी गरीबी का आकलन किया। भारत के महापुरुष भी कहा जाता दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी से क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के संबंध में 2-3 प्रश्न आपको और याद रखना। ये ब्रिटिश असेंबली में प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय सदस्य थे। याद रखिएगा, इन्हों से पूछा जाता है, आए हैं तो इधर ही हम लोग कर लेते हैं इन लोग के बारे में। तो कब बने ये हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी किस असेंबली? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कब बने? तो 1892 से लेकर 1895 तक ये हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या रहे? सदस्य रहे। ये प्रथम भारतीय थे और प्रथम एशियाई ही थे जो क्या रहे? हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य चुने गए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए मित्रों, ये प्रश्न क्या पूछ सकते हैं? आपसे प्रश्न पूछा सकते हैं
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 3 बार अध्यक्षी के पद पे आए हैं। यानी याद रखिएगा, पहली बार जो आए थे 1886 में, फिर कब आए थे 1893 में, और इसके बाद अंतिम रूप से तीसरी बार 1906 में आईएनसी के क्या हुए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। और आपको ये भी पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष, यानी पहले व्यक्ति जो थे वो किस समुदाय से थे, तो ये पारसी समुदाय से थे, और आईएनसी के क्या बने थे, ये अध्यक्ष बने थे। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो 1886 की तीसरी बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने क्या किया था, आईएनसी की तीसरी बैठक में अध्यक्षता की थी। ये दादा भाई के संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मित्रों, ये प्रश्न प्रमुख बन सकते हैं, याद रखिएगा। इनसे यदि आपसे पूछ लिया जाए, इनके गुरु का नाम भी कई बार पूछा जा चुका है कि दादा भाई नौरोजी के गुरु का नाम कौन थे, तो गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये दादा भाई नौरोजी के संबंध में प्रश्न बनते हैं मित्रों। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। दादा भाई नौरोजी के संबंध में 1-2 प्रश्न और याद रखिएगा। बॉम्बई एसोसिएशन, जो आपका बॉम्बई एसोसिएशन था, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। और आपका था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, लंदन इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। बॉम्बई एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1853 में किया था। 1853 में इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। एक बात याद रखना। और 1866 में इन्होंने क्या किया था, 1866 ईस्वी में इन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। लंदन इंडियन एसोसिएशन, यानी लंदन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और एक स्थापना इन्होंने और किया था, जो स्थापना थी आपकी तीसरी स्थापना थी, वो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना इन्होंने की थी 1867 में। यानी इन्होंने 3 स्थापनाएं भी की थी। कौन कौन सी हो गई, बॉम्बे एसोसिएशन, लंदन इंडियन एसोसिएशन, और आपकी तीसरी जो है वो तीसरी 1867 में कौन सी है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने की। ये प्रश्न थे हमारे दादा भाई नौरोजी के संबंध में। हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1867 में किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय भारत की आय 20 रुपए बताई थी। दादा भाई नौरोजी के संबंध में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, बुक दूसरी बुक इनकी है पॉवर्टी इन इंडिया। गरीबी का भारत में सर्वप्रथम आकलन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी किस समुदाय के थे, पारसी समुदाय से थे। इन्हें क्या कहा जाता है, भारत के अनौपचारिक राजदूत कहा जाता, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता, भारत के वयोवृद्ध की संज्ञा दी जाती है। दादा भाई नौरोजी के गुरु का नाम महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले था। ये प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश असेंबली में, यानी हाउस ऑफ कॉमन में क्या हुए थे, सदस्य चुने गए थे। यानी 1892 से 1895 के मध्य क्या रहे, ब्रिटिश असेंबली हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रहे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहली बार 1886, 1893 और 1906। और जो 1883 का कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन लगा था, उसमें इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी मित्रों। भारतीय समुदाय
पारसी समुदाय के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही थे। 1853 में इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, 1866 में इन्होंने क्या किया था, लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, और 1867 में इसकी स्थापना किया थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये राष्ट्रीय आय है। केवल राष्ट्रीय आय का एक तत्व लिखा है अभी, राष्ट्रीय आय के संबंध में क्या क्या प्रश्न, अवधारणा किसने प्रस्तुत की, किस आधार पर हम लोग गणना करते हैं, कहां से आधार यानी बाजार की कीमतों पर हम गणना कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीके क्या है, ये भी हम लोगों ने देखा। यदि आपसे पूछ लिया जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं 1901 में। 1901 में भी राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी। तो एक में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, याद रखिएगा 1867-68 के दौर में तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे इतिहास थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी क्या किया जाता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना, और जब ये गणना करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कराते हैं तो प्रति व्यक्ति आय ये 30 रुपए बताते हैं। याद रखिएगा, ये प्रति व्यक्ति आय कितना बताते हैं, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितना बताते हैं, 30 रुपए। प्रति व्यक्ति आय कितना बताते हैं, 30 रुपए बताते हैं। याद रखिएगा मित्रों, पर कैपिटा इनकम इन्होंने कितने रुपए बताई, 30 रुपए बताई। याद रखिएगा, थोड़ा सा लॉर्ड कर्जन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड कर्जन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉर्ड कर्जन हम लोग पढ़ तो रहे हैं आप इकोनॉमिक्स, लेकिन जो जैसे प्रश्न आएंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं लॉर्ड कर्जन के संबंध में। तो लॉर्ड कर्जन क्या करेंगे, भारत में 1901 में क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो ये 1899 में से लेके 1905 तक के भारत में क्या बन के आएंगे, वायसराय बनते हैं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या होता है, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, कोई यदि बता पाए तो लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम बताइएगा। लॉर्ड कर्जन को क्या कहा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन के बारे में इनका पूरा नाम एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। पूरा नाम क्या है इनका, पूरा नाम है जॉर्ज नेथेनियल कर्जन, इनका पूरा नाम है। और ये भारत में 1899-1905 के मध्य भारत के वायसराय बनते हैं। भारत में जब ये आते हैं तो 1901 में ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कराते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना, और ये क्या करते हैं, उस समय भारत की राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम कितना बनाते हैं, 30 रुपए बताते हैं। कितने बताते हैं, 30 रुपए बताते हैं। और यदि आपसे बात किया जाए, इनके समय में ही क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन किसके समय में किया, लॉर्ड कर्जन भारत में तो आए हैं विभाजन, तो बहुत अच्छे कार्य भी किए थे इन्होंने। विभाजन, भारत का विभाजन भी किया था, राष्ट्रीय आय का भी क्या किया था इन्होंने, गणना कराई थी, आकलन कराया था। और इन्होंने पुरातत्विक विभाग की स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में क्या हुआ था, पुरातत्विक यानी पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। और दूसरा, यदि आपसे पूछ ले कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ था। आयोग की स्थापना किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। पुलिस आयोग की स्थापना किनके समय में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। पुलिस आयोग हो गया, पुरातत्व विभाग हो गया, जो आपका विश्वविद्यालय आयोग हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया, और आपसे बोला जाए सिंचाई विभाग हो गया। ये सिंचाई विभाग भी इन्होंने ही बनाया था। सिंचाई विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी मित्रों, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। और कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल की स्थापना किसके समय हुई थी, तो इन्हों के द्वारा इनके समय ही बनाया गया था।
लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत में ये क्या करते हैं, 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और ये प्रति व्यक्ति आय 30 रुपए बताते हैं। इसके बाद जो गणना होती है भारत में 1937 में, और पहली बार वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किसने कराया था या किसने किया था राष्ट्रीय आय की गणना, तो VKRV राव, यानी सर्वप्रथम भारत में वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने कराया था, तो VKRV राव ने कराया था। कब, 1937 में। और इन्होंने प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम कितना बताया था, तो ये बात भी आपको याद रखना, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 60 रुपए बताया था। मित्रों, ये राष्ट्रीय आय के संबंध में हम लोग गणना के आधार देख रहे हैं, इतिहास देख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय तो हम लोगों ने देखा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय यदि आप समझ गए क्या उसका इतिहास रहा, क्या किस किस ने उसमें काम किए। इसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद हमारे स्वतंत्रता 1949 में राष्ट्रीय आय की गणना होती। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय आय समिति द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1948 में। और जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। याद रखिएगा मित्रों, ये अपना रिपोर्ट देते हैं कब, तो याद रखना ये 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट देते हैं। और 1951 में रिपोर्ट देते हैं तो मित्रों ये 1948 और 1949 के समय भारत में क्या बताते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय को कितना बताते हैं, ये 48 और 49 के समय भारत में राष्ट्रीय आय को कितना बताते हैं, ये बताते हैं कितना मित्रों, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम बनाते हैं 8,710 करोड़ रुपए बताते हैं। मित्रों याद रखिएगा, इधर से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। उस समय ये क्या करते हैं, 1948-1949 के मध्य भारत की राष्ट्रीय आय की गणना बताते हैं कितनी, तो 8,710 करोड़ रुपए बताते हैं। और यानी आपसे पूछ लिया जाए इस समय प्रति व्यक्ति आय 225 रुपए बताई थी इन्होंने। प्रति व्यक्ति आय कितना बताई थी, प्रति व्यक्ति आय कितना बताई थी, तो 225 रुपए। और यदि व्यक्तिगत आय की बात करें, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम, तो यानी 246.9 रुपए बताई थी। मित्र ये बात आपको याद रखना, प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तिगत आय में बहुत अंतर है। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तिगत आय में बहुत अंतर है। याद रखिएगा, आगे वाली क्लास में या आगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके आगे हम लोग बताएंगे प्रति व्यक्ति आय होती क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या होती है और पर्सनल इनकम क्या होती है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो इतिहास ये रहा, पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कराया, फिर लॉर्ड कर्जन के समय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हुआ, फिर किसने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर VKRV राव द्वारा क्या किया गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कर दिया गया। 1951 के बाद भारत में क्या बना दिया गया, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कर दी, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन बना दिया। ये 1951 में बनाया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और यदि बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, तो ये हेडक्वार्टर के बारे में बात करते, ये क्या करता था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने लगा, लगातार क्या करने लगा, 1951 से लेके
अभी तक लगभग 2019 तक क्या किया सीएसओ ने, राष्ट्रीय आय की गणना की, राष्ट्रीय आय की गणना की। याद रखिएगा मित्रों, ये सीएसओ लगातार काम करते रहा और इसके बाद 2019 में इस संगठन को नाम परिवर्तन करके एक संस्था और जोड़कर एक नया नाम बना दिया गया, एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल ऑफिस बना दिया गया, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के रूप में एक नया एक संस्था बना दी, एनएसओ। और इसका मुख्यालय की यदि बात करें, मुख्यालय इसका कहाँ रखा, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में ही रखा, नई दिल्ली में ही रखा मित्रों, ये बात याद रखना, नई दिल्ली में ही रखा इसका मुख्यालय। और एनएसओ की बात करें, ये वर्तमान समय में क्या करता है, एनएसओ वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करती है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। एनएसओ वर्तमान समय में क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ये इतिहास रहा मित्रों राष्ट्रीय आय के संबंध में। तो हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय आय, क्या पहले कौन राष्ट्रीय आय की गणना किया, दादा भाई नौरोजी 1868 में, 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, 1937 में वीके आरबी राव, 1949-48 के दौर में राष्ट्रीय आय समिति ने किया। और इसके प्रमुख जो थे, याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आय समिति थी इसके प्रमुख कौन थे, प्रमुख थे पीसी महालोनबिस, प्रमुख अध्यक्ष थे समिति के। और अन्य सदस्य इसमें थे कौन, अन्य सदस्य इसमें दो थे। अन्य सदस्यों की बात करें तो दो अन्य सदस्य थे, डी आर गॉडगिल, डी आर गॉडगिल भी इसमें थे, गॉडगिल। और कौन थे, तो वी के आर बी राव इसमें रखा था, राष्ट्रीय आय समिति में रखा था किसे, तो पीसी महालोनबिस राष्ट्रीय आय समिति के प्रमुख थे, डी आर गॉडगिल और बी के आर बी राव अन्य सदस्य थे मित्रों। ये बात आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय के संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इतिहास क्या रहा, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय आय के बारे में और देख लेते हैं इतिहास क्या रहा, राष्ट्रीय आय से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है। हम लोग देख रहे थे क्या, राष्ट्रीय आय, थोड़ा सा बैकग्राउंड और देखेंगे। यानी हम लोगों ने बात किया था नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय, कुछ शब्द इसमें और आते हैं राष्ट्रीय आय में, उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम की, एनआई जो होती है, नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय क्या है कि जो घरेलू सीमा है, ये जो भारत है, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, ये जो घरेलू सीमा आपकी है, घरेलू सीमा, घरेलू सीमा, इस घरेलू सीमा में आपके विदेशी भी होंगे, विदेशी नागरिक, और इसमें क्या होंगे, देशी नागरिक, यानी देश के लोग भी रहेंगे, देशी नागरिक। ये तो साथ में इसमें जुड़ेंगे ही, चाहे आपकी घरेलू सीमा, इधर तक जो समुद्री सीमा लगती है ना, समुद्री सीमा, ये क्या होगी, समुद्री सीमा भी इसमें इंक्लूड रहेगी, क्योंकि तो घरेलू सीमा के अंतर्गत भी आएगी। यानी जो 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा लगती है, ये तो ऐड होगी ही, प्लस विदेशी नागरिक जो भारत में क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उत्पादन प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जो देश के नागरिक क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ वस्तुओं को बना रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। और इसमें यदि देखी जाए विदेशों में, विदेशों में भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिकों द्वारा जो भी आय, उधर से जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, उन सभी को हम क्या करते हैं, इस नेशनल इनकम में गिनते हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, आसान सी भाषा है। जो भारत में रह रहे विदेशी हो चाहे देशी हो, चाहे विदेशों में क्या हो, भारतीय नागरिक हो, ये घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आएंगे। ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्या होंगे, राष्ट्रीय आय का हिस्सा होंगे। याद रखिएगा मित्रों, ये राष्ट्रीय आय के संबंध में, राष्ट्रीय आय के संबंध में आप लोग को 2-3 परिभाषा और देखनी। एक देखनी आपको जेडीपी, जेडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है मित्रों, सकल घरेलू उत्पाद। यानी अब क्या था कि जो देश की सीमा के अंदर जो गतिविधि हो रही है, यानी देश की सीमा के अंदर अब क्या हो रहा है, जो गतिविधि हो रही है, ये क्या हो रहा है, देश की सीमा में जो आपका उत्पादन हो रहा है और जो आपको सेवाएं प्रोवाइड हो रही है, यही क्या है, यानी देश की सीमा के अंदर। इसमें चाहे देश की सीमा, इस सीमा में क्या है, आपके देशी लोग भी हैं, देशी नागरिक, देश के नागरिक भी रह रहे हैं, और इसमें क्या हो रहे हैं, विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक ये क्या होंगे, जीडीपी का हिस्सा है। यानी घरेलू सीमा के अंदर क्या है, घरेलू सीमा के अंदर यानी क्या है, ये उत्पादन और अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही क्या कहलाएगा, आपका जीडीपी। किसी भी देश में, किसी भी देश में घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है मित्रों, ये बात आपको याद रखना है। मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो जो जीडीपी है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्या है, तो देश के नागरिक तो इसमें शामिल ही हैं, साथ में विदेशी भी इसमें क्या है, शामिल हैं। यानी घरेलू सीमा के अंदर जो समुद्री सीमा भी लगेगी, ये भी तो आपकी इसी सीमा के अंतर्गत आएगी। समुद्री सीमा ये भी इसमें क्या रहेगी, इंक्लूड रहेगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जीडीपी की यदि बात करें तो सर्वाधिक जीडीपी, सर्वाधिक जीडीपी किस राज्य की है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र की। कहां की है सर्वाधिक जीडीपी, कहां की है, तो महाराष्ट्र की है मित्रों। ये बात आपको याद रखनी है। सर्वाधिक जीडीपी वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। और यदि बात किया जाए सबसे कम जीडीपी, सबसे कम जीडीपी किस राज्य की है, तो सबसे कम जीडीपी हमारे बिहार राज्य की है। यानी कहाँ की है, तो मित्रों बिहार की है। ये बात आपको याद रखना है। जीडीपी क्या होती है, जो जीडीपी है इसमें बीमा और आपकी जो पेंशन और आपका क्या होते हैं, जो लॉटरी वगैरह, इनको क्या किया जाता है, इसमें शामिल नहीं किया जाता। यानी जो आपके जीडीपी में क्या कौन से अनुदान शामिल नहीं होंगे, ये कुछ अनुदान ऐसे हैं, अनुदान को शामिल नहीं करते, तो याद रखिएगा अनुदान को जीडीपी में शामिल नहीं करते मित्रों, ये बात याद रखना। कौन कौन, तो एक तो हो गया लॉटरी, लॉटरी को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। जो आपकी बीमा, जो आपकी पेंशन, जो आपके बेरोजगारी भत्ते, बेरोजगारी भत्ते, इन चीजों को शामिल नहीं किया जाता। जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, इनको हम जीडीपी के अंतर्गत नहीं रखते हैं मित्रों। तो अनुदान क्या क्या हो गया, अनुदान को शामिल जीडीपी में नहीं करते। लॉटरी, बीमा, पेंशन और बेरोजगारी भत्तों को हम क्या नहीं कर सकते हैं, इनमें शामिल नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है जीडीपी के संबंध में। जीडीपी की यदि बात किया जाए मित्रों, जीडीपी यदि सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जीडीपी कहां से प्राप्त होगा, सबसे ज्यादा जीडीपी प्राप्त होता है, प्राप्त होता, तो कहां से होता सबसे ज्यादा जीडीपी, तो सेवाओं से सबसे ज्यादा प्राप्त होता। सबसे ज्यादा जीडीपी सेवा से, फिर आपका क्या होता है द्वितीय क्षेत्र से, यानी और सबसे कम, द्वितीय क्षेत्र से क्या होता है, सबसे कम
आपका कहां से होता है, तो कृषि से सबसे कम क्या होता है, जीडीपी प्राप्त होता है। याद रखिएगा मित्रों। करें तो सबसे ज्यादा जीडीपी प्राप्त होता तो सेवाओं से होता। और यदि आपसे बात करें कि जीडीपी की गणना कैसे करते हैं, तो जो जीडीपी है इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना की यदि बात करें, गणना करते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं, कैसे करते हो, तो जीडीपी की गणना करते हैं बाजार की कीमतों पर। कैसे, बाजार की कीमतों पर। जीडीपी की गणना कैसे करते हैं, तो बाजार की कीमतों पे। जो आपका राष्ट्रीय आय था वैसी ही गणना क्या करते हैं हम लोग, जेडीपी की गणना करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी क्या करते हैं, गणना करते हैं। याद रखिएगा मित्रों, गणना करते हैं तो बाजार की कीमतों पर। और दो तरीके से जो बाजार की कीमतें होती हैं, एक तो होती है क्या, चालू कीमत, चालू चालू कीमतों पर, और दूसरी होती है स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर। तो आपने जीडीपी की भी प्रकार सुना होगा, एक तो आप लोगों ने सुना होगा नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की गणना कहां करते हैं, तो चालू कीमतों पे करते हैं। और एक सुना होगा आप लोगों ने रियल जीडीपी, रियल जीडीपी यानी रियल वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। और ये होता है क्या, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद। ये होता है आपका चालू कीमतों पे भी हम गणना करते हैं और स्थिर कीमतों पे। तो जो स्थिर कीमत रहती है उसमें रियल जीडीपी की गणना करते हैं, और जो आपका चालू कीमत रहती है उस पे हम क्या करते हैं, एक वर्ष के दौरान चालू कीमतों पर, एक वर्ष के दौरान क्या होता है, उत्पादित एवं अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य होता है। जो स्थिर कीमतों पर भी यही होता है कि एक वर्ष में स्थिर कीमतों पर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, ये क्या कहलाता है, आपका रियल जीडीपी कहलाता। याद रखिएगा, जीडीपी समझ में आया होगा मित्रों। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी की गणना कैसे करते हैं, जीडीपी सबसे ज्यादा कहाँ की है, ये बात भी आपको याद रखना। दूसरा आता है इसमें क्या, एनडीपी, एनडीपी। और एनडीपी की यदि बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है मित्रों। ये बात आपको याद रखनी है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद होते हैं क्या, यानी जब हम जीडीपी में से क्या करते हैं, यानी जीडी एनडीपी को बात करें तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, जीडीपी में से यदि हम क्या हो गए, इसमें से मूल्यह्रास को घटा दें, मूल्यह्रास को क्या कर दें, डेप्रिसिएशन को क्या कर दें, घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी क्या कर दें, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को क्या, यानी मूल्यह्रास को क्या कर दे, घटा दे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, यदि मशीनरी में कोई खराबी, यदि मान के चलो किसी मोबाइल का मूल्य आज क्या है, 100 रुपए है, कल के दिन यही मूल्य आपका क्या हो जाएगा, किसी ना किसी चीज के चलते कम हो जाएगा। तो ये जो 100 रुपए से कम हुआ है, वही जैसे मान के चलो 100 रुपए का आज था, कल 80 का हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, तो ये हम जो मूल्यह्रास हुआ है वही क्या कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा। मान के चलो 20 रुपए की कमी आ गई, तो जो कमी ही क्या है, वही आपकी एनडीपी, जीडीपी में से उस कमी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एनडीपी निकल के आ जाएगा। एक और होता है आपका जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये नेशनल प्रोडक्ट यानी क्या होते हैं ये ग्रॉस, यानी क्या कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होते हैं मित्रों, ये बात आपको याद रखना है। अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि यदि जो भारत की सीमा के अंदर लोग रह रहे हैं, यानी जो भारत की सीमा के अंदर लोग रह रहे हैं, तो उनको कैसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी सकल घरेलू जो उत्पाद निकालेंगे शुद्ध भारतीयों, सीधे बोले तो शुद्ध भारतीयों के द्वारा, केवल भारतीयों के द्वारा ये जो तय की जाती है, यानी ये देश की सीमा में क्या थे, इस सीमा में किसी भी देश में क्या थे, एक तो देसी नागरिक थे, देसी नागरिक, और इसमें क्या थे, विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक, और दूसरे देशों में यानी विदेशों में क्या थे, विदेशों में, विदेशों में भारतीय नागरिक, यानी तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका क्या रहता है जीएनपी, जीएनपी क्या होता है, ये क्या करेगा कि जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक सॉरी एनडीपी, इस एनडीपी में हम क्या करें, यदि हम जो हमारे देश में काम कर रहे हैं उनको घटा दें, तो यानी उनकी आय को क्या कर दे, निकाल दे, और जो दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको आय को क्या कर ले, हम जोड़ ले, तो वो क्या होंगे, हमारा जीएनपी बन जाएगा केवल भारतीयों के द्वारा। यदि हम सीधा एक भाषा में लिखे केवल भारतीयों द्वारा, केवल भारतीयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, यानी ये क्या है, केवल भारतीयों द्वारा, तो ये जो भारत में से बाहर लोग भारतीय कमा रहे हैं उनकी द्वारा जो अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य है, और जो भारत में विदेशी कमा रहे हैं भारतीयों से विदेशों की अंतिम और सेवाओं का मूल्य निकाल दें, और जो विदेशों में भारतीय कमा रहे हैं उनके मूल्यों को हम क्या कर दें, भारतीय आय में जोड़ दें, तो ये क्या काम करेगा, हमारे देश में जीएनपी का काम करेगा। यानी क्या होगा, ये जीएनपी का काम करेगा, यानी ये क्या है, ये है आपका भारतीयों की सीमा, भारतीयों यानी विदेशों में, विदेशों में भारतीय, और ये क्या है, देश में विदेशी, देश में विदेशी, आम भाषा लिखा हुआ है मित्रों, देश में विदेशी, जो जो विदेशी रह रहे हैं उनकी आय को क्या कर दें, हम निकाल दें, या उनके द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पाद सेवाएं दी गई हैं उनके द्वारा उन चीजों को निकाल दें, और जो विदेशों से भारतीयों को जोड़ लिया जाए, यानी एनडीपी में इनको क्या कर लिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। और एक आप लोगों ने और सुना होगा, ये क्या कहलाता है आपका जीएनपी, जीएनपी कैसे बना है, तो एनडीपी प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा एम, यानी आयात निर्यात को क्या कर देंगे हम, इसमें आगे पीछे करें, आयात को क्या कर दें, जोड़ देंगे, निर्यात को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये बात आपको याद रखना है, जीएनपी तैयार होती है। और एक और आप लोगों ने सुना होगा एनएनपी, यानी अगला सुना होगा एनएनपी, एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है मित्रों, ये बात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, बात जो आप लोगों ने इधर एनडीपी में देखा था वही आपका एनएनपी के साथ होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जीएनपी में से क्या हो जाएगा, जीएनपी में से यदि हम क्या कर दें, डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, यानी जो मशीनरी की जो क्षति पहुंची है, यानी जो कमी आई है, पैसों में कमी आई है, उसी को घटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा मित्रों। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये क्या एनएनपी, एनएनपी क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया,
ये थे आपकी जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, बिल्कुल आसान भाषाओं में। अगला एक दो चीजें और याद रखिएगा मित्रों। एक लोग आप लोगों ने सुना होगा डिस्पोजल इनकम, भी आप लोगों ने सुना होगा। डिस्पोजल इनकम क्या होती है, या प्रयोज्य आय। यदि आप लोगों ने सुना होगा, कभी के दिन अगर सुना होगा, किताबों में देखा होगा, तो क्या देखा होगा, एक आप लोगों ने देखा होगा डिस्पोजल इनकम, प्रयोज्य आय। ये क्या होती है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा मित्रों। इधर से भी यदि संभावना बन सकती है तो क्या बनेगी, प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय, या इसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजल इनकम। ये क्या होती है, डिस्पोजल इनकम क्या होती है मित्रों। तो बात आपको याद रखनी है, डिस्पोजल इनकम की बात करें, ये व्यक्तिगत आय में से क्या कर दो, इसमें व्यक्तिगत आय में से क्या निकाल दो, इसमें से प्रत्यक्ष कर को निकाल दो। यानी जो डिस्पोजल इनकम बनती है, डी आई बोलते हैं, जैसे डी आई इज इक्वल टू क्या होती है, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय में से क्या घटा दो, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर निकाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, डी आई बन जाएगा, प्रयोज्य आय बन जाएगा मित्रों। ये बात आपको याद रखना। व्यक्तिगत आय अलग है। व्यक्तिगत आय में आप क्या कर सकते हैं, हर चीजों को जोड़ सकते हैं। व्यक्तिगत आय पर्सनल आय से क्या है, पी आई प्रति व्यक्ति आय से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। याद रखना। एक बात और कर लेते हैं हम लोग, पर कैपिटा इनकम की, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय यदि आपको निकालनी है, पर कैपिटा यदि आपको निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हो, पीसीआई इक्वल टू क्या होता है आपका, नेशनल इनकम बटे क्या होता है, कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या। इस आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं मित्रों, प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। ये होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में आपके लॉटरी, आपके कॉर्पोरेशन टैक्स, आपके बीमा, आपकी पेंशन ऐड नहीं होती, लेकिन जो पर्सनल इनकम होती है, इसमें आप लॉटरी, अपने बीमा चीजों को, पेंशन को ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है और जो पर्सनल आय है, यानी पी आई है, वो हमेशा पर्सनल इनकम से ज्यादा रहती है मित्रों। तो ये प्रश्न थे हमारे साथ, जो डीआई से बन सकते हैं, पीआई और पीसीआई से क्या बन सकते हैं, राष्ट्रीय आय से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कितने प्रकार की, कैसे गणना कर सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की मित्रों। आप लोग का कोई भी एग्जाम के लिए हम लोगों ने हर तत्व को देखा। आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है, कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को थैंक यू।